नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में, जिसका नाम है योगा एंड इट्स इनर ट्रूथ्स। आज हम बात करने वाले हैं अंतरंग योग के बारे में। तो हम जानते हैं कि योग की प्रक्रिया को मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग में बांटा था और इन अष्टांग योग की प्रक्रियाओं में 4 अंग बाहिरंग योग के रूप में जाने जाते हैं और 4 अंग अंतरंग योग के रूप में जाने जाते हैं। आज हम देखने वाले हैं इन अंतरंग योग के रूपों को। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आजकल हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों को योग मानने लगे हैं। हम ये नहीं जानते कि योग के अंदरूनी रहस्य क्या है और आखिरकार हम योग कर क्यों रहे हैं। इस सीरीज़ के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि योग की वो प्रक्रियाओं के राज क्या हैं और उनकी इतिहास क्या है, ताकि आप जान सके कि जब आप योगा कर रहे हैं तो आप किस वजह से, क्यों कर रहे हैं और किस कारण के लिए कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे अंतरंग योग के बारे में और ये समझेंगे कि आजकल हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें होने लगी हैं कि हम अपने मानसिक तौर पर सिर्फ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम एक्चुअली यहाँ क्यों हैं, हमें क्या करना है और हमारे लाइफ का उद्देश्य क्या है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाबों की खोज में हम इस एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से अंतरंग योग हमें इस जर्नी में मदद कर सकता है। तो छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं बहिरंग योग का और फिर बढ़ते हैं अंतरंग योग की ओर। तो हमने सबसे पहले देखे थे 4 अंग, जिनके नाम हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। और हमने ये भी देखा था कि यम के अंदर और नियम के अंदर 5 सब सेक्शंस हैं। यम के नीचे हमने सीखे थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम के नीचे हमने देखा था शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये थे हमारे यम और नियम, यानी कि सोशल डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन। किस तरह हम एक महाव्रत लेकर अपने आप को एक काबिल इंसान बना सकते हैं और किस तरह से हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे काफ़ी इम्पोर्टेंट जानने के लिए यम और नियम। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आसन और प्राणायाम को, जिसने हमें समझा था आसन स्थिर सुखम होता है और इसमें हम अनंत समापत्ति भ्याम कर लेते हैं, यानी कि किसी भी अनंत चीज़ पर फोकस करना और उस पर समापत्ति बनाए रखना। उसके बाद हमने देखा था कि ये करने से आसन के द्वारा हमारे अंदर जो भी द्वंद्व हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, डुप्लिसिटी है, वो सारी तरह से निकल जाती है और इवेंचुअली हम आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि प्राणायाम हमारे लिए किस तरह से लाभदायक हो सकता है। प्राणायाम में हम श्वास प्रश्वास के बारे में सीखते हैं, जिसे करने से हमारी सांसें लंबी और गहरी होने लगती है और इसे ठीक तरह से करने से हम बढ़ते हैं कुंभक की ओर, यानी कि पूरक, रेचक और कुंभक को करने से इनहेल, रिटेंशन और एक्सलेशन ऑफ ब्रेथ बहुत ही अच्छी तरह से होने लगता है। और हमने ये भी देखा था कि हठ योग प्रदीपिका में हमें 8 किस्म के प्राणायाम का संचय दिया गया है और हमें दिखता है कि किस तरह से इन प्राणायाम्स को करने से इन प्राणायाम्स को करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये थे हमारे 4 बहिरंग योग के लक्षण के रूप। आज हम देखने वाले हैं अंतरंग योग के बारे में। अंतरंग योग में हमारे पास है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पर प्रत्याहार जो है, कई बार इसे अंतरंग योग में नहीं माना जाता, बट कई बार इसे हम समझते हैं बीच वाला योग, जो कि बाहिरंग योग और अंतरंग योग को एकजुट कर रहा है। अब आइए देखते हैं कि प्रत्याहार का मतलब क्या होता है। अब प्रत्याहार का मतलब है अपने जो ज्ञान इंद्रिय हैं, यानी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, उन्हें हम अपने वश में करते हुए अंदर की ओर ले जाते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है?
आपको मालूम ही होगा कि आजकल हमारे आसपास इतना स्टिम्युलेशन है, इतनी चीज़ें हमारे अटेंशन को ले रही हैं कि हमारे जो ज्ञान इंद्र हैं बिल्कुल बाहर की तरफ ओरिएंटेड है, बिल्कुल उनका ध्यान बाहरी दुनिया में लगा हुआ है। तो अगर हमें सचमुच में ध्यान की ओर बढ़ना है और सही मायने में हमें ध्यान की प्रक्रिया के ओर प्रैक्टिस करना है, तो हमें पहले सीखना होगा अपने ज्ञान इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ लेना। इसे हम कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले हमें सीखना होगा कि किस तरह से हमारे जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमारे मन से कनेक्टेड हैं। जब पांचों ज्ञान इंद्रियां मन से इस तरह कनेक्टेड हों तो उन्हें अपने मन को अंदर की ओर ले जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे मानसिक स्थिति, हमारे सोच विचार के द्वारा हमारे जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं वो अंदर की ओर आ सकते हैं। अगर हम ध्यान में बैठे और ये सोचें और ये बोले अपने ज्ञान इंद्रियों से कि अब अपना जो ध्यान है आप वो अंदर की तरफ ले जाएं, तो धीरे धीरे ये मुमकिन होता जाएगा। ऑफ कोर्स हमें काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारा पूरा शरीर और हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अंदर की ओर जाने लगेंगे। ये है हमारे प्रत्याहार की प्रैक्टिस। अब आगे बढ़ते हैं अगले अंग की ओर, जिन्हें हम मानते हैं धारणा, ध्यान और समाधि के तौर पर। अब ये जो तीन है, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें हम संयम भी कहते हैं या कोई लोग उन्हें संयम भी बुलाते हैं। और इन्हें करने से हम अपनी जो मानसिक जागृति है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसे काफ़ी एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या हैं। सबसे पहले जो हमारी धारणा की प्रक्रिया है उसमें हम अपनी जो सोच विचारधारा है वो एक ही चीज़ पर बनाए रखते हैं। अब मान लीजिए हम एक पेन के बारे में सोच रहे हों, तो हम पेन के बारे में सोचेंगे तो हमारी विचारधारा होगी पेन पेन पेन, या जो भी है, पेन ब्लू कलर का है, लंबा है, छोटा है, जो भी हमारी सोच विचार हैं वो पेन के बारे में होंगे। अब ये जो पेन है वो एक ऑब्जेक्ट है और हमारा मन काफ़ी ऑब्जेक्ट्स में उलझ जाता है। तो धारणा करते समय पहले हम सोचेंगे पेन पेन, फिर शायद थोड़ा हमारा ध्यान हट जाए और हम कुर्सी के बारे में सोचने लगे या फिर टेबल के बारे में या फिर खाने के बारे में। हम कोशिश तो कर रहे हैं पेन के बारे में सोचने की, पर थोड़ा यहाँ वहाँ हमारा मन जो है वो भटक रहा है। धारणा वो पहली स्टेज है जहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट चुन लिया है जिस पर हम ध्यान करना चाह रहे हैं और जिस पर हम पहले पहले ध्यान करते करते अपने फोकस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ वहाँ हमारा फोकस हट जाता है। और इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा फोकस बार बार वापस आता रहे और हम उस पेन पर फिर से फोकस करने की कोशिश करें। धारणा में हमें एक्टिवली अपने मन को वापस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम मन को ट्रेन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसे ट्रेनिंग देते जा रहे हैं। तो ये है धारणा। अब आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं ध्यान की ओर। अब ध्यान में हम सीखते हैं कि किस तरह हम अपने मन को पूरी तरह से संतुलित कर रहे हैं और उस एक चीज़ पर बिल्कुल बनाए रखे हैं। अगर हम पेन को ही ले लें अपने ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो मन है अब वो प्रैक्टिस कर चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है, यानी कि हमारी पूरी विचारधारा केवल उस ऑब्जेक्ट पर टिकी हुई है और हम पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। ध्यान करना धीरे धीरे आता है, तो अगर हम इनिशियली कोशिश करें तो हमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस महसूस होंगे, बार बार ऐसा लगेगा कि हम किसी और चीज़ के बारे में क्यों ना सोचें, क्या ऐसा बैठना ज़रूरी है, काफ़ी ऐसे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हमारी ओर आएंगे। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प करें और मन में ठान ले तो इन डिस्ट्रैक्शन से भी हम ऊपर बढ़कर आ सकते हैं और अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है और फोकस है वो अपने मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज़ पर किस तरह से फोकस करना चाह रहे हैं
और जैसे जैसे आप फोकस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ध्यान की प्रैक्टिस और आपकी प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। सो ये था थोड़ा सा ध्यान और ध्यान की एक छोटी झलक। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो शायद आप अपने सांसों पर ध्यान दे रहे हों, शायद आप अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हों, शायद आप किसी मंत्र पर ध्यान दे रहे हों, या फिर अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी पर ध्यान दे रहे हों, या फिर जो भी चीज़ है जिससे आपके लिए काफ़ी प्रिय हो उस पर अगर आप ध्यान दें और करते रहें हर रोज़, तो वो बेहतरीन ध्यान की प्रक्रिया में बदल सकती है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम एक मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसे चुन ले, और एक बार हमने वो ऑब्जेक्ट को चुन लिया हो तो काफ़ी संतुष्टि संकल्प के साथ उस ऑब्जेक्ट पर बने रहें और बार बार अपने मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट को ना बदलें, क्योंकि एक बार हम उस पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमारी ध्यान की प्रक्रिया सिर्फ बेहतर होती जा रही है। फिर बार बार ऑब्जेक्ट को बदलने से वो टूट सकती है और फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप एक बार ही अच्छी सी एक ऑब्जेक्ट को, अच्छी सी एक वस्तु को चुन ले जिस पर आप ध्यान करना चाहेंगे। अब इसके बाद अगर आपने इष्ट देवता, इष्ट देवी या किसी ऐसे बेहतरीन स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को चुना हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के साथ समाधि की ओर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मामूली ऑब्जेक्ट चुना हो तो आप समाधि की ओर नहीं बढ़ेंगे, आप उसमें भी बढ़ सकते हैं। लेकिन योग का मूल रूप है परमात्मा से आत्मा का मिलन। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट चुन रहे हो तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट या वस्तु चुने जो आपको इसमें मदद कर सके। मान लीजिए आपने एक मूर्ति को चुना हो या किसी माला को चुना हो या अपनी सांसों को ही चुन लिया हो और उस पर आप ध्यान देते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप वहाँ ध्यान बनाए रखते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वो वस्तु और आप दोनों एकजुट हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो उस वस्तु पर इस तरह से मिश्रित हो जाती है कि वो मान लो एकजुट हो जाए। और जब वैसा हो जाता है तो उस वस्तु के जो लक्षण हैं, जो भी उसकी खूबियां हैं, जो भी उसके बारे में जानकारी है, वो एक सूक्ष्म माध्यम से हमें मिलने लगती है, हमारे कॉन्शियसनेस में एंटर हो जाती है, क्योंकि हम इस तरह से इतने कंप्लीट समाधि लगा रहे हैं कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी गहराई में समाधि की ओर जाना होता है, लेकिन आजकल हम जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं इतनी गहराई में शायद हम समाधि की ओर जल्दी ना बढ़े, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखेंगे तो उसके काफ़ी हम करीब आ सकते हैं। सो यही है धारणा, ध्यान और समाधि की प्रक्रिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पतंजलि की योग सूत्र में चैप्टर 3, जिसे हम विभूतिपाद कहते हैं, उसमें हमें कई पावर्स का या विभूतियों का वर्णन दिया गया है जो कि हम धारणा, ध्यान और समाधि करते हुए पा सकते हैं। और हमें ये भी एक वार्निंग जैसे दी गई है कि उन पावर से हमें लगाव नहीं बढ़ाना है। अगर वो शक्तियाँ, वो विभूतियाँ हमारे अंदर आ भी जाएं तब भी हमें उनसे लगाव नहीं बढ़ाना है, और अगर उसका इस्तेमाल हम कर भी लेते हैं तो दूसरों की मदद के लिए ही उसका इस्तेमाल करें। तो वो एक कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक है जहां हम इस एपिसोड में ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको दिलचस्पी हो तो ज़रूर पतंजलि योग सूत्र की किताब पढ़ें और चैप्टर 3 पर ध्यान दें, ताकि आप जान सकें कि ये जो विभूति हैं ये कौन सी हैं और किस तरह से योगी को ये विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब जब हम जान गए हैं कि ये 8 अंग होते हैं योग के, तो फिर हम योग शुरुआत कैसे करें, राइट, और क्यों करें? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो हम आत्मा का और परमात्मा का मिलन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को यूनिवर्स से, कायनात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं वो सही मायने में स्पिरिचुअल बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो इस माध्यम में सबसे पहले
हमें अपने बाहरी शरीर को, अपने सांसों को, अपने श्वास प्रश्वास को बेहतरीन बनाना होगा, क्योंकि जब वो एकजुट हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने लगे तो अपने बाहरी शरीर को अंदर की दुनिया में ले जाना इतना कठिन नहीं होगा। अगर हमारे बाहर की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमने ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं की, तो बार बार हम जब ध्यान की प्रक्रिया में बैठने की कोशिश करेंगे तो हमारे कमर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, सिर में दर्द होने लगेगा, कुछ ना कुछ चालू ही रहेगा और हमारी सांस इतनी तेजी से होगी कि हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले आसन प्राणायाम कर ले ताकि ज़्यादा देर तक हम ध्यान की प्रक्रिया बनाए रखें और ध्यान की प्रक्रिया बनाए रखते हुए हम समाधि की ओर बढ़े, जहाँ पर हम पूरे कायनात और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक समाधि के तौर पर जुड़ सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी कठिन लग रहा है, मैं इस साधना में कैसे आगे बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी राह हमें मुश्किल लगती हो उसे हमें धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ। यानी कि जब हम शुरुआत करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर, तब हमें विश्वास रखना होगा कि हम ये कर पाएंगे। हाँ, शायद एक दिन में ना हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो हमारे शरीर, हमारे मन में वो संकल्प बन जाएगा कि हाँ, हम इस चीज़ को ज़रूर कर सकते हैं और हम उसे करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी बात ये है कि हम अपना ध्यान उस चीज़ पर फुल्ली बनाए रखें और उस चीज़ को करते रहें। मेरी सलाह आपसे यही होगी कि आप श्रद्धा के साथ शुरुआत करें और कभी भी अपनी प्रैक्टिस को, अपनी साधना को ना छोड़ें। तो अब हम समझ चुके हैं हमारे सारे 8 अंगों को। अब देख लेते हैं 2 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है, कभी कभी हम सिर्फ बाहरी योगा पर ध्यान देने लगते हैं, यानी कि हम इतने प्रेरित हो जाते हैं आसन प्राणायाम यम नियम के साथ कि हम अंतरंग योग को भूल जाते हैं, या फिर जो ज्ञान योग है उसको थोड़ा हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि हम इतने प्रेरित हो चुके हैं अपने आसन और प्राणायाम से कि हमें मन ही नहीं लग रहा कि हम किसी पुस्तक को पढ़ें या फिर ध्यान की ओर बढ़ें। अब इससे क्या होगा? इससे हमारा शरीर और हमारी प्राणिक एनर्जी मजबूत तो हो जाएगी, लेकिन हमें बार बार ये लगेगा कि मैं ये सब कर तो रही हूँ, लेकिन इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, इससे मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। और शायद हमें एक तनाव भी महसूस होने लगे कि हम बार बार ये चीज़ कर तो रहे हैं, लेकिन इस यहाँ से हम जा कहाँ रहे हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप अपने बहिरंग योग को प्रैक्टिस कर रहे हों तो याद रखें कि वो सिर्फ एक हिस्सा है योग का, उससे आगे भी आपको बढ़ना है और उसमें उलझना नहीं है, उसे मास्टर करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। दूसरी चीज़ जो कभी कभी हो जाती है कि कुछ लोग अंतरंग योग से इतने प्रभावित हो जाते हैं, ज्ञान योग से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो बहिरंग योग को भूल जाते हैं। यानी कि वो केवल पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, केवल ध्यान में बैठना चाहते हैं, प्राणायाम शायद थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उन्हें आसन और यम नियम की ओर नहीं बढ़ना है। अब ये भी काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अंतरंग योग में फोकस करेंगे तो सबसे पहले तो आप ज़्यादा देर के लिए बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने आसन की प्रैक्टिस नहीं की है। और दूसरी बात तो ये कि शायद आप बोल बच्चन के तौर पर लोगों को सिखाने लगे, बोलने लगे, थोड़ा सा ज्ञान बांटने लगे, लेकिन आपकी जो अनुभूति है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो कम ही रह जाएगी, क्योंकि आप हर रोज़ मैट पर नहीं आ रहे, आपने हर रोज़ मैट पर प्रैक्टिस ही नहीं की। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आप सचमुच योग कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अंतरंग योग में इतने घुस जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि योग करना, आसन प्राणायाम को करना भी है। अगर हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे और केवल लिखाई में, पढ़ाई में ध्यान देने लगेंगे तो पूरी तौर से हमारा योग कंप्लीट नहीं होगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बहिरंग योग और अंतरंग योग दोनों को जोड़कर आगे बढ़ें,
तभी हमारी प्रैक्टिस सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे सही मायनों में आगे बढ़ पाएगी। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों अंगों को और दोनों हिस्सों को इक्वली ट्रीट करें, उस पर इक्वल ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि यम नियम जो है, कई बार हम जब आगे बढ़ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस में तो हमें लगता है अब यम नियम करने की क्या ज़रूरत है, अब मैं इतनी बड़ी योगी बन चुकी हूँ या इतनी बड़ी प्रैक्टिशनर बन चुकी हूँ कि मुझे सच बोलने की ज़रूरत नहीं, या फिर मुझे शौच करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अहिंसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इन सब से आगे बढ़ चुकी हूँ। इससे हमें बहुत दूर रहना है। इस तरह के गर्व का हमें नहीं अपने सिस्टम में लाना है, क्योंकि हमें देखना है कि हम कभी भी इन अंगों से ऊपर नहीं हैं। हम इन अंगों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन अंगों से एक कदम आगे हूँ और अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो बहुत ही धीरे से हम अपने योग की प्रक्रिया में पीछे की ओर जाने लगेंगे, क्योंकि हम घमंडी हो चुके हैं और हमारे अंदर इतना गर्व भर चुका है कि हम देख ही नहीं सकते कि सही गलत क्या है। इसलिए ये भी याद रखना है कि जितना भी आप आगे बढ़ चुके हो, अपने अंदर उस घमंड को, उस गर्व को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। हाँ, आप खुश हो सकते हैं कि वाह, मैं हर रोज़ साधना कर रही हूँ, अपने आप से कितनी संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उस खुशी को घमंड में नहीं बदलने देना है। हमें हमेशा थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हम लाभ अपने आप को दे, दूसरों को दे, पर उसे घमंड में ना बदलने दे। तो ये थी 3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब इस एपिसोड के आखिरी सेक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से और इस एपिसोड को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर जो जिज्ञासा है वो जगा सकते हैं कि वाओ, अगर योगा में इतनी सारी थियोरी है, इतनी सारी फिलॉसफी है, तो फिर और क्या है योगा के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि योग में इतनी गहरी फिलॉसफी है कि आप एक लाइफ टाइम में उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको शायद बार बार जन्म लेना होगा उसे समझने के लिए और उसे जानने के लिए। हमारे यहाँ अनेक पुस्तकें हैं, अनेक थियोरीज हैं, फिलॉसफीज़ हैं जिसे हम समझ सकते हैं। हमारे यहाँ षड्दर्शन को भी माना जाता है, यानी कि जो हम कहते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, ये जो 9 फिलॉसफीज़ हैं, ये भी हमें दिखाती हैं कि भारतीय योग दर्शन या फिर भारतीय दर्शन क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरह से समझ सकते हैं। इसे सीखने और समझने से हम जानने लगते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ, किस तरह हम अपनी जीवन को समझ सकते हैं और अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी सारी पुस्तकें, कितनी सारी जानकारी है इस क्षेत्र में, और अगर आप इसमें एक कदम आगे लें तो ऐसा लगेगा कि पूरा समुद्र हमारे सामने है और इतनी सारी बढ़िया बेहतरीन चीज़ें हमें सीखने को मिल सकती हैं। तो इस एपिसोड को देखने के बाद मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप सोचेंगे, आप जिज्ञासा बनाए रखेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को पूछेंगे कि हम योग के बारे में ज़्यादा कहाँ सीख सकते हैं। और अगर आपको ये जिज्ञासा बढ़ रही हो तो पतंजलि योग सूत्र, भगवद गीता जैसी, हठयोग प्रदीपिका जैसी, घेरन संहिता जैसी पुस्तकें उठाएं, उन्हें पढ़ें और उन्हें समझने का प्रयास करें। इससे आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा तो होगा ही और आप एक बेहतर इंसान भी बन पाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली हम सब एक ही हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हमारे अंदर बैठी हुई है, वो एक ही एसेंस की बनी हुई है। और इससे अगर हम ये समझ जाएं तो हम फिर लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे, हम बाकी लोगों को भी एक समान ही समझेंगे और सबका भला करना चाहेंगे। आप ही सोचिए, अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो फिर इस दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं और हमारे पूरे दुनिया को एकदम सात्विक तौर पर बना सकते हैं। पर शुरुआत करनी होगी हमारे साथ,
हमारे अंदर। बाकियों को बदलने से पहले हमें खुद को समझना और बदलना होगा। हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारी जो आलस्य है, हमारी जो अविद्या है, उसे दूर करना होगा और आगे बढ़ते बढ़ते विद्या की ओर जाना होगा कि किस तरह से पुस्तकों के माध्यम से, इस तरह के वीडियोस और एपिसोड्स के माध्यम से कैसे हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और सचमुच में योग की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम इस तरह से योग की ओर बढ़ेंगे तभी हम सही मायने में अपना और दूसरों का विकास कर पाएंगे। तो मेरे तहे दिल से आपसे यही गुजारिश है कि आप जिज्ञासा बनाए रखें और योग के बारे में ज़्यादा सोचने और समझने की कोशिश करें। ये करने से आप सभी का फ़ायदा करेंगे और अपने आप का भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड को सुनकर और देखकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिला हो और काफ़ी लाभ भी मिला हो। और मुझे उम्मीद है कि हर रोज़ आप अपने मैट पर बाहिरंग योग की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ अंतरंग योग को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपने दोनों को कर लिए तो जैसे हमने कहा, आप सचमुच में योग की साधना की ओर बढ़ते रहेंगे। उम्मीद है इस सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन से आप प्रभावित हुए हों और आप इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। और इसके साथ हम इस एपिसोड की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको योगा एंड इट्स इनर ट्रूथ्स इस कॉन्शियस लिविंग सीरीज से काफ़ी फ़ायदा मिला हो। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखें, योगा हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहें और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। नमस्ते।